एक बार इलेक्शन का समय था सर, और उस समय डीएम साहब थे और एक इलेक्शन कमिश्नर जो थे भारत के, वो आए हुए थे सिवान में सर। और वो उनका जो प्रभाव देखा और जो पब्लिक सर्वेंट का जो भूमिका है समाज में, उसको देखते हुए लगा कि मैं और सब्जेक्ट्स के साथ भी आदमी काम कर सकता है इंजीनियरिंग के रूप में भी, लेकिन एक आदमी से कनेक्ट होकर, और जो वैज्ञानिक जो सोच है वो सब तो हेल्प करती है सर, लेकिन मानवीय जो पहलू है उस विज्ञान का सही इस्तेमाल हो सके वो सिविल सेवा के माध्यम से ज़्यादा किया जा सकता है सर। इसलिए मेरा रुझान सिविल सेवा के प्रति हुआ सर। 2016 की SSC CHSL जो है एग्ज़ाम के थ्रू मेरा चयन पोस्टल असिस्टेंट में, वो डाक विभाग में क्लर्क होता है, उस पर मेरा चयन हुआ था जी। मैंने वहाँ कुछ महीने सेवाएं दी हैं अपनी। ओडिशा का एक तटीय जिला है भद्रक सर, वहाँ के हेड पोस्ट ऑफिस में मैं क्लर्क था सर। आदमी को हमेशा, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने जीवन के लिए बेहतरी के लिए प्रयास करता रहे। सर गर्व तो नहीं बोल सकता हूँ सर, लेकिन हाँ खुशी है सर। गर्व का जो रिलेशन है, अगर समाज के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, सफलता किसी पोस्ट पे चले जाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वहाँ रहते हुए मैं समाज के लिए कुछ कर पाता हूँ तो बिल्कुल मैं भी गर्वान्वित महसूस करूँगा। मैं भी सामान्य व्यक्ति हूँ, यदि कुछ लोगों के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज के लिए मैं कुछ कर सकूँ, सिर्फ अपने पद तक ही नहीं सीमित रहूँ, उसके अलावा भी समाज में समरसता बढ़े, ऐसा अगर कुछ कर सकूँ तो बिल्कुल बहुत गर्वान्वित महसूस करूँगा। बहरहाल मैं अभी खुश हूँ, ये कह सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनके कंप्लीट करने से घर का एक अलग ही माहौल है। सबको बहुत खुशी है इनके कंप्लीट करने से, और हमें उम्मीद है कि ये इससे भी और बेहतर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम सिवान शहर के ये पाल नगर मोहल्ला है, काफ़ी बड़ा मोहल्ला है, और हमारे साथ एक शख्स हैं। आपका नाम आदित्य अंशु है, आपने 64वीं BPSC की परीक्षा में स्थान प्राप्त किया है और आज हम इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आदित्य जी, आपने BPSC की परीक्षा पास की है, ये बताइए इस परीक्षा के बारे में आपके जहन में, आपके दिमाग में पहली बार कब आया कि मुझे अधिकारी लेवल की तैयारी करनी चाहिए और क्यों आया? धन्यवाद। सबसे पहले जो अपने 10वीं परीक्षा पास करने के दरमियान ही सर, उस दरमियान और 10वीं हाई स्कूल के दौरान सर एक बार इलेक्शन का समय था सर, और उस समय डीएम साहब थे और एक इलेक्शन कमिश्नर जो थे भारत के, वो आए हुए थे सिवान में सर। और वो उनका जो प्रभाव देखा और जो पब्लिक सर्वेंट का जो भूमिका है समाज में, उसको देखते हुए लगा कि मैं और सब्जेक्ट्स के साथ भी आदमी काम कर सकता है इंजीनियरिंग के रूप में भी, लेकिन एक आदमी से कनेक्ट होकर, और जो वैज्ञानिक जो सोच है वो सब तो हेल्प करती है सर, लेकिन मानवीय जो पहलू है उस विज्ञान का सही इस्तेमाल हो सके वो सिविल सेवा के माध्यम से ज़्यादा किया जा सकता है सर। इसलिए मेरा रुझान सिविल सेवा के प्रति हुआ सर। उसके प्रति हुआ जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मसलन आपने 10वीं कहाँ से किया, 12वीं और ग्रेजुएशन? सर 10वीं की पढ़ाई मैंने इसी शहर के केंद्रीय विद्यालय से करी है। तत्पश्चात ग्रेजुएशन मैंने छपरा के लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान से किया है, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके पश्चात ये पढ़ाई में यहीं तक है। उसके बाद मैं अभी वर्तमान में हिंदी से PG कर रहा हूँ। हिंदी से PG कर रहे हैं जी। तो आपका BPSC परीक्षा में विषय क्या है? हिंदी साहित्य मेरा वैकल्पिक विषय था। ये इसको लेने का क्या कारण? सर सिर्फ मेरी रुचि थी इसमें, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, लेकिन ये विषय बहुत रुचिकर था और कम समय में तैयार किया जा सकता था। इसका सिलेबस मैंने देखा तो उसमें कई सारी चीज़ें, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, रामचरितमानस है, ये सब बहुत सारा हिस्सा पहले से पढ़ रखा था मैंने, तो और रुचि थी, इस आधार पर मैंने चयन किया। आप तो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे तो आप मैथ वगैरह भी ले सकते थे, तो फिर आप हिंदी साहित्य की तरफ क्यों रुझान हुआ? जी सर, बिल्कुल। अब इस बार जैसा मार्क्स आया है कैंडिडेट्स का, उसको देख के लगता है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के बाद मैंने जो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ शिफ्ट किया है, मुझे बीच में कहीं ना कहीं मैथ्स के बारे में सोचना चाहिए था। वो एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन चूँकि हर विषय की अपने प्रॉज और कॉन्स है सर, बहुत कम समय में यदि आपको तैयार करना हो तो हिंदी लिटरेचर अच्छा था, इसलिए मैंने हिंदी ले लिया सर। हिंदी ले लिया जी। आप जो भी अभी तक अपनी सफलता प्राप्त की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर ईश्वर, माँ पिता के अलावा सर मेरी बहनों का बहुत सहयोग मिला है सर। इसके अतिरिक्त भी जो भी टीचर्स हैं, या यहाँ तक कि मैंने जो किताबें भी पढ़ी हैं, मैं उनके राइटर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब का धन्यवाद है। सफलता में सर बहुत लोगों का योगदान होता है, तो मैं उन सब के प्रति आभारी हूँ सर। आप जैसे BPSC परीक्षा आपने निकाला, इससे पहले कोई जॉब वगैरह करते थे? सर 2016 की SSC CHSL जो है एग्ज़ाम के थ्रू मेरा चयन
पोस्टल असिस्टेंट में, वो डाक विभाग में क्लर्क होता है, उस पर मेरा चयन हुआ था। जी, मैंने वहाँ कुछ महीने सेवाएं दी हैं अपनी। आप कहाँ सर्विस में रहे? ओडिशा का एक तटीय जिला है भद्रक सर, वहाँ के हेड पोस्ट ऑफिस में मैं क्लर्क था सर। तो अभी आप अपने जॉब को क्विट कर दिया है? जी सर, उस जॉब को क्विट कर दिया। वो थोड़ा सा मैं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का था और ये जीएस की तैयारी थी बिल्कुल सिविल सेवा की, तो मैं अधिक समय लेकर, परिवार का मुझे सपोर्ट मिला तो मैं वहाँ से छुट्टी लेकर बिल्कुल तैयारी करने लगा। तो मतलब आपने एक जॉब लिया था, फिर आपने उस जॉब को छोड़ दिया, फिर बीपीएससी में आ गए। अब बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मान लीजिए अब आपका यूपीएससी में हो जाएगा तो इसको भी छोड़ देंगे? सर अभी तक मतलब कहने का मतलब ये ठहराव नहीं आ रहा है, क्या बात है? सर आदमी को हमेशा, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने जीवन के लिए, बेहतरी के लिए प्रयास करता रहे। पिछला जॉब जब मैंने छोड़ा था तो उसको पूरी तरह से रिजाइन किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अगले वैकेंसी में काउंट हो गया होगा सर। और हर व्यक्ति अपने उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयास कर सकता है। तो मैंने अभी बीपीएससी में मेरा ही प्रयास होगा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने रैंक को सुधार पाऊँ। वर्तमान में मैंने यूपीएससी के बारे में नहीं सोचा है। आपने मतलब 65वीं मुख्य परीक्षा दी है? जी सर, मैंने 65वीं मुख्य परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट अभी प्रकाशित होना बाकी है। आपने हिंदी साहित्य से ही दिया है? जी सर। अब आपके सिलेबस पे आते हैं। जो आपका सिलेबस है जो बीपीएससी का, उसमें पीटी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। मतलब आप यूँ कहें कि सारा चीज़ उसमें पढ़ना है। और उसका जो उसमें एक 5वां ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, ये और ज़्यादा डिसाइसिव है। और कहा यह जाता है कि पीटी बड़ी खतरनाक है, और जबकि मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो बीपीएससी का सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है? थोड़ा सा आपकी बात से मुझे कम है, पूरी तरह से उसको नहीं स्वीकार कर पाऊँगा। जो आपने कहा बड़ा सिलेबस है सर, तो पहले अगर बात पीटी की करी जाए सर, तो सबसे पहले तो हमको अपना सिलेबस देखना होता है। उसके बाद जो सेकंड गाइडिंग चीज़ है वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर। अगर उन दोनों को देखते हुए हम अपना पढ़ने का मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो वो बहुत कॉन्साइज हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ये हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा सर। तो वो हम लोग छोटा कर सकते हैं अपने मटेरियल को। जैसे एक जीके का सेक्शन होता है सर, विविध, दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ कहाँ है, तो या खेलकूद से संबंधित जो प्रश्न है, अगर वो करंट अफेयर से जुड़े नहीं हैं तो वो बीपीएससी में नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को सेफली दरकिनार कर सकते हैं और अपने जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं उनको छोटा कर सकते हैं। आपने कही बात 5वें ऑप्शन की सर, तो उसका प्रैक्टिस के अलावा और कोई उपाय नहीं है सर। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होता है सर, कि आप जो चीज़ें जानते हैं उसको कितनी सटीकता से जानते हैं, कितना उस पर कॉन्फिडेंट है। और मेंस के बारे में जो, जी, मेंस का सिलेबस जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल बीपीएससी बहुत कंसाइज है और टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन पूछता है अपने सिलेबस से। तो व्यक्ति को ये चाहिए कि हर कैंडिडेट को ये चाहिए कि जो भी सिलेबस में पॉइंट्स है उनका लिख कर अभ्यास कर ले। सिलेक्टेड है, अगर टैगोर, नेहरू और गांधी जी हैं सिलेबस में तो उन्हीं से आएगा। वो बी आर अम्बेडकर से नहीं पूछने जा रहे हैं, आप चाहे कितना भी पढ़ लें। सुभाष चंद्र बोस से वो लोग नहीं पूछेंगे। 2 प्रकार की चित्रकला है वो, जी, तो वो वहीं से आएगी। जी, हो सकता है उससे भी अच्छी कोई भारत में हो चित्रकारी, लेकिन वो लोग उससे नहीं पूछेंगे। तो हम लोग को चाहिए कि टू द पॉइंट वो उसका लिख कर अभ्यास कर लें। जी सर, उसका लाभ उठाएं। जी, कि वो ये नहीं लगता है कि जैसे कि मेंस के सिलेबस में 1-2 पेपर और जीएस के जोड़ने चाहिए, 1-2 पेपर, 2 एस्से लिखवाने चाहिए, इससे जो इनर एबिलिटी है वो आती है? जी सर, एस्से की जहाँ तक बात है तो निबंध में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलक जाता है। तो बिल्कुल ये आपका अच्छा सुझाव है सर कि निबंध जो विषय है उसको जोड़ा जा सकता है। ये माननीय आयोग के ऊपर है सर, वो विचार कर सकते हैं कि इससे एक जो पीटी जो है, पर्सनालिटी टेस्ट है, उसका कुछ हिस्से का काम मेंस परीक्षा के दरमियान भी हो सकेगा। जी सर, अच्छा राय है सर। एक और बात और है कि जैसे बीपीएससी की परीक्षा पहले बहुत लेट हुआ करती थी। जी सर। और बहुत लेट हुआ करती थी, उसका समय कोई निश्चित नहीं होता था। क्या ये माना जाए कि सिलेबस को छोटा करके जल्दी जल्दी एग्जाम करके और बिल्कुल उसको मतलब ईयर के एट पार लाया जा रहा है? अभी कुछ समय के बाद जो है बीपीएससी चेंज करेगी, जैसे उसमें अपना स्केलिंग सिस्टम लाएगी और जो सिलेबस को रिवाइज करेगी। क्या आप ऐसा मानते हैं? सर, जैसे कि एक ऑप्शनल कर दिया गया है तो वो तो यूपीएससी के द्वारा भी है सर, और छोटा करने से परीक्षाएं जल्दी हो पाएंगी, वो कंप्लीट हो पाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। और बीपीएससी की परीक्षाएं लगभग नियमित हो चली हैं सर। ये कोविड का जो दुर्भाग्य था उसके कारण ये इसका रिजल्ट विलंबित हुआ है।
ऐसा कुछ नहीं है कि परीक्षा का सिलेबस छोटा कर देंगे तो परीक्षाएं जल्दी हो पाएंगी। जी जल्दी हो पाएंगे। अच्छा, अब आइए आपके हम इंटरव्यू से पूछते हैं। जब आप साक्षात्कार की तैयारी कर रहे होते थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि साक्षात्कार का कोई सिलेबस नहीं होता है, बस अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना होता है। वो देखते हैं कि हमारे कैंडिडेट का एटीट्यूड कैसा है, उनको पता होता है कि इसने पीटी और मेंस निकाल के मेरे सामने उपस्थित हुआ है, तो एक तो बंदा है इसमें। तो फिर वो आप में ऐसा क्या देखना चाहते हैं और आपने उसकी तैयारी कैसे की? सर, वो पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण है सर, और व्यक्तित्व 2 या 3 महीने की तैयारी में पूरी तरह से नहीं गढ़ा जा सकता। हाँ, हम लोग उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई है, मैं केंद्रीय विद्यालय को इसका धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ एक श्री आकाश सर हैं, वो अनिल कुमार गुप्ता उनकी कोचिंग है, उनसे मैं जुड़ा रहा, तो व्यक्तित्व के स्तर पे बहुत कुछ सुधार वहाँ हुआ और इन सब का लाभ मिला वहाँ सर। वो लोग भी ये देखना चाहते हैं कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो कितनी सच्चाई से अपनी बातें रख रहा है। हो सकता है अगर आपको जानकारी का कुछ अभाव है, वो गलती आपकी क्षम्य है वहाँ, लेकिन वो लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं जीवन में। आप अगर उन्हें कुछ झूठ बोल के निकलना चाहते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, फिर उसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है। तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि कोई एक ऐसा आदमी आए जो समाज के अलग अलग तबकों के प्रति बायस्ड नहीं है, सबके विकास के लिए समानता, समता, इन सब चीज़ों में विश्वास रखता है। तो बस उनकी यही मंशा रहती है कि इन सब गुणों का परीक्षण हो जाए। ज्ञान की परीक्षा हो चुकी होती है। कोई ऐसा रोचक प्रश्न जो आपसे इस बार के इंटरव्यू में पूछा गया? इम्तियाज़ अहमद करीमी सर का बोर्ड था मेरा सर, और जाते जाते उन्होंने ही सबसे पहला प्रश्न पूछा था आज हिंदी साहित्य के बारे में कि हिंदी साहित्य का जादूगर कौन है। और मैं ध्यान से, या यूँ कहे कि मुझे जानकारी नहीं थी हिंदी साहित्य का, इतना सुनते ही मेरे दिमाग में मुंशी प्रेमचंद का नाम आया और मैं बोल गया कि सर मुंशी प्रेमचंद हैं। सर थोड़ा मुस्कुराए और पूछे कि तब अच्छी बात है, ये बता दीजिए कि हिंदी साहित्य का सिपाही कौन है, या कलम का, क्षमा चाहूँगा, कलम का सिपाही कौन है। तो मैंने बोला कि सर माफ़ी चाहूँगा, कलम का सिपाही ही मुंशी प्रेमचंद है और पहले प्रश्न का मुझे उत्तर ज्ञात नहीं है। तो वो मुस्कुराए, और इस प्रश्न से मुझे नहीं लगता है कि इंटरव्यू में मुझे कम अंक मिले होंगे, इसका कुछ कारण नहीं हो सकता। वो इनफैक्ट एक अच्छा इंप्रेशन ही गया होगा। जी, 90 नंबर में आपको कितने मिले? क्षमा चाहूँगा सर, 120 मार्क्स। जी, 120 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, 85 नंबर मुझे मिले हैं। जी सर, 85 नंबर आपको मिले। आपको तो अब अपने आप पे गर्व महसूस होता होगा। मैंने एक बीपीएससी की परीक्षा निकाली है, आप सिवान के लाल हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बचकिशोर बाबू, नारायण बाबू, मौलाना मजुल हक की जो एक परंपरा है उसमें से, तो अब तो कैसा फीलिंग होता है? मतलब कॉन्फिडेंस के लेवल पे कैसी फीलिंग होती है? सर गर्व तो नहीं बोल सकता हूँ सर, लेकिन हाँ खुशी है सर। गर्व का जो रिलेशन है, अगर समाज के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, सफलता किसी पोस्ट पे चले जाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वहाँ रहते हुए मैं समाज के लिए कुछ कर पाता हूँ तो बिल्कुल मैं भी गर्वान्वित महसूस करूँगा। मैं भी सामान्य व्यक्ति हूँ, यदि कुछ लोगों के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज के लिए मैं कुछ कर सकूँ, सिर्फ अपने पद तक ही नहीं सीमित रहूँ, उसके अलावा भी समाज में समरसता बढ़े, ऐसा अगर कुछ कर सकूँ तो बिल्कुल बहुत गर्वान्वित महसूस करूँगा। बहरहाल मैं अभी खुश हूँ, ये कह सकता हूँ। जी, गौरी माता जी, हमारे साथ आदित्य की बहन है, छोटी बहन है, और आपका नाम अनन्या है। अनन्या, भाई बीपीएससी कंप्लीट कर गए हैं जी। और कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इनके कंप्लीट करने से घर का एक अलग ही माहौल है। सबको बहुत खुशी है इनके कंप्लीट करने से, और हमें उम्मीद है कि ये इससे भी और बेहतर करेंगे। लेकिन अब तो आप पे प्रेशर है कि आपको भी करना है, कुछ ना कुछ जरूर करना है, और ये तो बात जरूर लगता होगा कि भैया से भी बड़ा रैंक ले आना है। जी बिल्कुल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी इनकी तरह कुछ अच्छा करूँ। अच्छा, जी, भैया जब पढ़ाई कर रहे होते थे घर में बैठ के, तो उनकी आप मदद कैसे करती थी, किस प्रकार करती थी? नहीं, इन्हें जो भी कुछ डिसीजन लेना होता था कि हाँ मैं यहाँ मतलब कहाँ पढ़ूँ या फिर कैसे पढ़ूँ, किसको पहले पढ़ूँ बाद में पढ़ूँ, तो उसमें उन्होंने हमेशा हम लोगों से भी अपना डिस्कशन किया है, हम लोग से भी बातचीत की है, पूछा है, अपनी हमारी भी राय ली है। उन्होंने हमें हमेशा बराबर का दर्जा दिया है कि हाँ तुम लोग भी मतलब हमारी राय मतलब बता सकती हो, अपनी राय हो सकता है मतलब कुछ बेहतर हो, इससे अच्छा मिल सके, और हमारी पढ़ाई में भी ये पूरी मदद करते हैं। आप तो डिस्टर्ब करती थी, भैया पढ़ते थे तो कभी झाड़ू लगाना है, कभी इनको पानी पिलाना है, कभी खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, ऐसे ऐसे कहती थी। लेकिन हाँ ये भी है, भैया हम लोग की हमेशा मदद करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने इनकी मदद की है, ये भी हमारी पढ़ाई में उतनी ही मदद करते हैं जितना हम इनका मदद करते मतलब हैं। घर में ये एकाग्रचित होकर पढ़ते थे और एकदम टेबल कुर्सी पर आराम से बने रहते थे? हाँ, इनको पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस उतना अच्छा नहीं लगता है, इनको पढ़ाई अकेले करना अच्छा लगता है। अकेले करना। इनका सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगता है पढ़ाई के मामले में?
पढ़ाई के मामले में इनका है कि अगर ये इनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, जनरली बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। 1-2 दिन तक घर में अगर कुछ खुशी का माहौल है तो वो लोग उसमें मिक्सअप होके रह जाते हैं। लेकिन इनकी अगर एक दिन भी पढ़ाई नहीं होती है तो इन्हें अलग ही एक टेंशन रहता है। वो साथ में हर चीज़ हम लोग की खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर रहता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मेरा छूट रहा है ये सब। पढ़ाई लिखाई के अलावा इनको क्या शौक है? इनको हम लोग से अपने फैमिली मेम्बर से बात करना, हम लोग से खासकर मतलब हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, हाँ, गाने वगैरह सुनते हाँ हैं? गाना सुनते हैं। इनको गाना म्यूज़िक का बहुत शौक है, गाना भी सुनते हैं। और बाहर घूमने फिरने नहीं जाते हैं? नहीं, बाहर का उतना शौक नहीं। बैडमिंटन खेलना इनको पसंद है। बैडमिंटन खेलना इनको पसंद है। जी, मतलब आप मानती हैं कि मेरा भैया सबसे बढ़िया, नहीं बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। Yeah. और आगे भी हम लोग अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे उसमें भैया का बहुत योगदान होगा। नहीं, इनका पूरा सपोर्ट रहता है हम लोग के लिए। आपने देखा कि आदित्य की बहन अनन्या ने कितनी अपनी बढ़िया से अपनी बातों को रखा और कहा कि भैया हम लोग के लिए एक रोल मॉडल हैं और हम लोग भैया को देख के बहुत प्रेरित होते हैं और आगे भी होते रहेंगे और हम लोग की सफलता में भैया का हाथ रहेगा। आदित्य जी से हम आग्रह करेंगे, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, 2 लाइन जरूर कुछ सुनाइए। जी सर, अयोध्या कांड में एक प्रसंग है, जब भगवान राम जी को राज्याभिषेक का खबर दिया जाता है तो उनके मन में कैसा पश्चाताप है वो मैं प्रयास करता हूँ सुनाने का। कि वो बोलते हैं भगवान राम कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करण छेद उपबीत बियाहा, संग संग भय सकल उछाहा। अर्थात खेलना, सोना, खाना पीना, कान का छेद, जनेऊ, विवाह सब एक साथ हुआ। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बढ़ही अभिषेको। कि हमारा खानदान बहुत उज्जवल है, इसमें सब बात अच्छा होता है, लेकिन सब भाइयों को छोड़कर छोटों को, मुझी को राजा बनाया जा रहा है, ये बड़ी ख़राब बात है हमारे खानदान में। तो वो कैसा भ्रातृत्व प्रेम का आदर्श है। तो वो मुझे बड़ा, यही सब चीज़ें थी जिसने मुझे हिंदी साहित्य के तरफ मेरी रुचि बनाई कि कैसा सुंदर आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मेरा मानना है कि वो रामचरितमानस जो है वो एक ऐसा किताब है कि जिसको पढ़ के व्यक्ति व्यक्ति के बीच प्रेम बढ़े बिना, परिवार में प्रेम बढ़े बिना रह नहीं सकता है सर। जी, आपने देखा कि आदित्य जी ने अपनी बातों को रखा और ये मानते हैं कि मेरे जीवन का आदर्श रामचरितमानस है, राम का चरित्र है। और आपको मैं बताता चलूँ, आपके माता पिता दोनों पेशे से शिक्षक हैं और बड़े ही सौम्य, आकर्षक और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले आपके माता पिताजी हैं। और ये प्रभाव आप आदित्य पे और अनन्या पे देख सकते हैं। और इनके बारे में यही कहा जा सकता है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नसीमन नहीं तेरा कसरी शाही की मंजिल पे, तू साही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। ये बिल्कुल इन पे लागू होती है। और ये नारद मीडिया ये कामना करता है कि जो 65वीं परीक्षा बीपीएससी की आपने दिया है उसमें आप और बेहतर से बेहतर रैंक ले आएँ और उस मुकाम को हासिल करें, सिवान का नाम रोशन करें। और नारद मीडिया इसकी भरपूर कामना करता है। आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठाएं। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।